बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्टुडे प्रोग्राम सगर माया तो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन जरा एजुकेशन जैसा कुछ प्रोग्राम्स क्या सी था उन टाइम ते असा के एजुकेशन के हवाले से तवाजे तरफा कुछ क्वेश्चंस रिसीव किया हुआ। वो क्वेश्चंस कंसल्टेंसी फर्म्स के हवाले से हुआ जेके स्टूडेंट हिता का एब्रॉड पढ़न वजन था बाहर मुल्कन में, वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे लंडन हो चाहे उन खाला बिया जेके मेजर असांजा आहिनि एजुकेशन कंट्रीज़ उन हवाले से तो उन ते हिकिड़ो प्रोग्राम असांखे करण लाइ चयो वियो। काफ़ी देर सोचण खां पोइ काफ़ी कुछ क्वेश्चन्स रिसीव थियण खां पोइ अॼोको जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो इन ते ई हूंदो त जेके एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म्स आहिनि उन में जेके छोकिरा उन्हनि फर्म्स जे थ्रू ॿाहिरनि कंट्रीज़ में पढ़ण लाइ वञनि था, एजुकेशन वठण लाइ, हायर एजुकेशन वठण लाइ, उन्हनि सां कहिड़ा कहिड़ा प्रॉब्लम्स रहनि था पाकिस्तान में जॾहिं खां उहो हितां फ्लाइट कनि था उन खां पोइ उते लैंड करण खां पोइ जेके उते प्रॉब्लम्स थियनि था उन्हनि प्रॉब्लम्स ते बि ॻाल्हाईंदासीं। छा इहा शइ हिन वक़्तु बहितर आहे बि या न, प्लस में कुझु क्वेश्चन्स वरी मूंखे अगेन रिसीव थिया जिन में इहो ॿुधायल हो त कंसल्टेंसी फर्म्स खां इहो बि पुछो वञे त जेके इंस्टीट्यूशन्स हूंदा आहिनि ॿाहिरि मुल्कनि में, कॉलेजिस हूंदा आहिनि या जेके नंढियूं यूनिवर्सिटीज़ हूंदियूं आहिनि उते जेके स्टूडेंट्स वञनि था ऐं उहे कॉलेजिस या इंस्टीट्यूट्स जेके ऑथेंटिक न आहिनि ऐं हितां जे स्टूडेंट्स उते वञी करे सफ़र कनि था, काफ़ी सारा उते प्रॉब्लम्स फेस थियनि था, उन्हनि खां कीअं बचो वञे, इन्हनि शयुनि खे कीअं कंट्रोल में आंदो वञे, ओवरऑल पाकिस्तान जे अंदरि जेके कंसल्टेंट्स आहिनि छा उन्हनि जे मथां को चेक एंड बैलेंस आहे या न, इन ओवरऑल मौज़ूअ ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे पंहिंजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अज़ीमुद्दीन मेमन साहब जेके प्रोपराइटर आहिनि ज़ेस्ट कंसल्टेंट्स आहे, उन सां गॾोगॾु सीनियर स्टूडेंट काउंसलर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे महरीन अहमद जेका ख़ुदि स्टूडेंट काउंसलर बि आहिनि ऐं इन फील्ड जे अंदरि तमामु घणा एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब, थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अज़ीम, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो इंडस्ट्री है जी कंसल्टेंसी की इंडस्ट्री, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे लोग पाकिस्तान के इससे अवेयर कितना अवेयर है और कितनी अवेयरनेस लेने के बाद ये इसको प्रेफर कर रहे हैं कंसल्टेंसी के थ्रू बाहर जाने को? देखिए कंसल्टेंसी के थ्रू स्टूडेंट्स प्रेफर तो करते हैं जाना क्योंकि उनको वीज़ा में काफ़ी हेल्प हो जाती है। यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मेन इशू आ जाता है वीज़ा प्रोसेस पे। सही, वहाँ पे आके स्टूडेंट्स रिकमेंडेशंस की तरफ आना चाहते हैं तो वो उनको कोई गाइडेंस अगर मिल जाती है तो वो थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो जाती है। यानी मेजर जो काम है कंसल्टेंट्स का वो गाइडेंस प्रोवाइड करना है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स भी तो हो रहा है, गाइडेंस के साथ साथ काफी ऐसी चीजें होती है जो कि छुपी हुई होती है, हाँ, वो पता नहीं होती। कुछ अनवांटेड गाइडेंस भी दी जाती है स्टूडेंट्स को, वो अनएथिकल भी है और अकॉर्डिंग टू द लॉ भी गलत है वो। सही। अच्छा, तो क्या सोचते हैं अगर स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप अगर उनको लेना चाहिए, अपनी एजुकेशन के हवाले से पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ से इंटरमीडिएट किया, किसी ने बैचलर्स किया या कोई बाहर बैचलर्स के लिए जाना चाहता है या फिर मास्टर्स के लिए या उससे बाहर PhD MPhil के लिए, तो क्या उनको बाहर जाना प्रेफर करना चाहिए या पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उनको प्रेफर करने चाहिए? बाहर को लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? व्हाट्स द रीजन? पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, पाकिस्तान में हर टेक्नोलॉजी में हर फील्ड में मास्टर्स PhD सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बन गया है या हकीकत भी यही है कि बाहर की एजुकेशन थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी क्या काफ़ी बेहतर मैं ये कहूँगा। वहाँ का एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है, एक जो एडिशनल बेनिफिट आपको होता है वो वहाँ पे ये होता है कि आपको मल्टी कल्चरल इफेक्ट मिलता है कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आए हुए होते हैं, तो वो आपको उनसे एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होता है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो वो एक बेनिफिट है बाहर जाके पढ़ने का। मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप भी गए, आपने भी एडलेट से पढ़ा, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको डिफरेंस क्या नजर आया पाकिस्तान में अगर आप पढ़ते या आपने वहां से पढ़ा? डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। मैं कोई वहाँ की हाई फाई यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, एक एवरेज यूनिवर्सिटी थी और उसमें भी मुझे कोप अप करने में एजुकेशनली काफ़ी प्रॉब्लम आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जैसे मैं अगर लम्स या IBS से उनको मैच करूं तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में आ गया हूं, वहाँ की एवरेज यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं वहाँ की आपसे अगर बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो PhDs की रिसर्च थी वो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके PhD स्टूडेंट्स हमारी PhD थीसिस इनको चेक करते थे। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसके स्टूडेंट्स को कि PhD स्टूडेंट्स थे उनको वेरीफाई या चेक जो करते थे वो मोनाश यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट्स करते थे, तो वो एक कैलिबर डिफरेंस आता था। सही। लेकिन हम लोग अगर मैं अपने उससे बात करूं तो मुझे वो थीसिस लिखने में जो मेरा बैकग्राउंड था उससे वो काफ़ी डिफरेंस था, उसमें बहुत मुश्किल
था कोप अप करना। तो यही मैं हमारे व्यूवर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि हम लोग वैसे यहाँ पे बैठे हुए बहुत आसानी से कह रहे होते हैं कि जी एक दफा बस हम लोग पाकिस्तान से निकल जाए हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। सही, पाकिस्तान से निकल के जिंदगी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास माँ भाई बहन सब बैठे हुए हैं, जो हमें घर पे खाना भी मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है। हमारे जब एग्जाम्स करीब आते हैं, लेकिन वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जैक्टली, हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को उस चीज का एहसास होता है, लेकिन बाद में। सही। तो ये मुश्किलात आती हैं। होम सिकनेस का एक अलग फैक्टर आ जाता है बाहर जाके। फिर आप, क्योंकि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक लॉ का भी थोड़ा सा, अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, ड्राइविंग की कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, वहां पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फॉलो होती हैं। आप ऐसी विदाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड भी क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना। तो उस पर भी आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह, वो चीजें सारी आप फिर एक के यार पाकिस्तान में कितनी आसानी थी, हम लोग जहाँ जैसे दिल किया वो कर लिया, सिग्नल भी तोड़ देते थे, सब कुछ कर लेते थे। तो वो चीजें सारी आपको, अनफॉर्चुनेट है ये हमारे लिए कि हमारे मुल्क में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्रेफर करना जरूरी है भी नहीं, उससे पहले मैं मेरिन की तरफ जाऊंगा। मेरिन ये जो प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग जो होता है, प्रोसेसिंग जिससे स्टार्ट होता है, मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब यहाँ से अगर स्टूडेंट जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश से लेकर वहां पे पहुंचकर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक, ये प्रोसेस पूरा किस तरह से? कॉलेज यूनिवर्सिटी से एडमिशन तक, या आप वीजा प्रोसेस? वीजा प्रोसेस। अच्छा, कम्प्लीटली ठीक है। देखिए, स्टूडेंट जब नॉर्मली आते हैं मेरे सामने काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहला कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें अपनी राय बताएं कि व्हाट लाइक हमें क्या करना है, या वहां पर क्या चीज डिमांड में है, या हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मली ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं। ये कह सकता हूँ कि उनके पास इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं होती उस वक्त अवेलेबल। कुछ स्टूडेंट्स आजकल जो मतलब, क्योंकि हाँ बिल्कुल अवेलेबिलिटी है कि लोग पहले से रिसर्च कर लेते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट में जाना है या इसमें जाना है, लेकिन अगेन वो आते हैं कि आप अपनी एक्सपर्ट मतलब बता दें, कि क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता होता है कि कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट है या कौन सी इंस्टीट्यूट क्या करवा रहे हैं, बट द ट्यूशन फी और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो डेफिनेटली आकर हमसे पूछते हैं। बट बाद स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ज्यादा नहीं जानते, और कुछ स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि वहां पर जो चीज डिमांड में है आपसे वो बता दीजिए, हम वो करना चाहते हैं। तो ऑन दैट नॉर्मली जो मैं स्टूडेंट को कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि आप अपना इंटरेस्ट जाहिर करें, दैट व्हाट यू वांट टू डू, फिर उसके हिसाब से ही मतलब चीजें होंगी। किसी को भी किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज करके भेजना एक चीज सेंस नहीं बनती है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो नॉर्मली मेडिकल फील्ड से करता है, मतलब बिलोंग करता है, और उसको कह दो नहीं आप इंजीनियरिंग ही पढ़ने जाए क्योंकि वहां पर फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज इन डिमांड, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। बट द थिंग इज कि जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से जाए। तो वंस स्टूडेंट को एक चीज एक्सप्लेन हो जाती है, देन वी स्टार्ट विद द एडमिशन प्रोसेस, कि आपका एडमिशन जो है कि उसका क्या कॉस्ट होगी। एडमिशन प्रोसेस से पहले ही हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट को आपका पूरा फाइनेंशियल बजट बता देते हैं कि आपको इतने अमाउंट में ये अमाउंट पे करना है, किस इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आपको पे करना होगा। स्टूडेंट एडमिशन का वेलफेयर डिपार्टमेंट वगैरह हम सब कुछ बता देते हैं उनको, ताकि बिफोर मेकिंग अ डिसीजन उनको पता हो कि उनको क्या क्या इनकर करना है। नॉर्मली एक्चुअली एग्जैक्टली कहना चाहिए, बट बाज लोग इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर भी आते हैं कि किसी और कंसल्टेंट ने कहा है कि इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा। तो समटाइम्स देयर आर इन द इंडस्ट्री ओनली, ये तो है हमारे ये पास है एक, अगर कोई बता और से होके आ जाता है, बहुत सारे कंसल्टेंट से और लोग चॉइस भी इस तरह से करते हैं कि कुछ अल्टरनेट देखने के बाद वो फाइनल डिसीजन पे आते हैं, तो उनके माइंड में एक वो परसेप्शन सी बन जाती है। तो उसको आप कैसे खत्म करेंगे? उसको नॉर्मली हम लोग रीजंस बताते हैं। नॉर्मली अगर स्टूडेंट, ऑब्वियसली मैं उनको डायरेक्टली यही कहती हूँ कि आप जिस तरह किसी और के वर्ड्स पे ट्रस्ट किया है, आप मेरे वर्ड्स पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेटर विल बी कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स या जो हाई कमीशन जो कहता है आप उसके अकॉर्डिंगली चले। हम लोग इवन जो भी टाइम फ्रेम बताते हैं या एडमिशन का कि इतने, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल एडमिशन जो है टू अ यूनिवर्सिटी, इट टेक्स नॉर्मली 3 to 4 वीक्स में आपका एडमिशन हो जाता है। ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कहीं पर, एवरीवेयर इट इज डिफाइंड। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई इदारा है जो कि इसको चेक एंड बैलेंस करे, लाइक HEC? नहीं, वहाँ के एडमिशंस के डिपार्टमेंट वो अपनी प्रॉपर जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लिखे होते हैं कि वी गिव द एडमिशन। हर कोर्स का अलग अलग होता है। अगर एक मास्टर्स लेवल का कोर्स होगा तो इट टेक्स लाइक 4 to 6 वीक्स, बैचलर्स होगा तो मे बी वो 3 to 4 वीक्स होगा। तो वो डिफाइंड होता है, बट एक्चुअली वो वेरी करता है। कभी कभार इवन लेटर्स एडमिशंस वगैरह 1 वीक या 1.5 वीक में भी आ जाते हैं, बट इट एक्चुअली वेरीज। हर चीज अपना अपना टाइम लेती है। अब अगर हम मास्टर्स बाय रिसर्च या PhDs की तरफ चले जाएं तो वो उससे ज्यादा टाइम कंजम्पशन होती है। अच्छा, इसके बाद
उसके बाद जो है जैसे हमने एडमिशन भी उनका डिसाइड हो गया कि हाँ, इस चीज के लिए जाना है, Definitely. उनको अमाउंट भी पता चल गया, अवेलेबिलिटीज भी हो गई, अब उसको आप प्रोसेस किस तरह उसके बाद जैसे हमारे पास एडमिशन एंड एवरीथिंग हो जाता है, कंफर्म हो जाती है हमारी एडमिशन, तो फिर उनका वीजा प्रोसेस शुरू हो जाता है। उनको वीजा हाई कमीशन की फीस सब कुछ कोर्ट वगैरह हमने एज यूजुअल पहले की हुई होती है, तो फिर हम लोग उनका फाइनेंशियल बैलेंस और जो वीजा रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम असेंबल करना शुरू करते हैं। जब वंस वो हो जाता है देन वी जस्ट पुट दी एप्लीकेशन, और फिर जो भी मतलब कैन से कम्युनिकेशन होती है विद दी हाई कमीशन वो हमारी डायरेक्टली होती है, बिकॉज वी नॉर्मली द अप्रूव्ड एजेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो कितना अरसा लगता है उसको वहां पे पहुंचने में इस प्रोसेस के बाद? वीजा प्रोसेस के बाद वीजा प्रोसेस जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा का है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 वीक्स, दैट इज ऑफिशियल थिंग, ठीक है ना। आई अगेन से दैट इज ऑफिशियल, मतलब दैट इज रिटन उनके जो वेबसाइट पे जो वो लोग कहते हैं, हाई कमीशन खुद कहती है कि हम 12 वीक्स लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 वीक्स एक एप्लीकेशन को पूरी फाइनलाइज करने में। तो इट इज बेटर कि नॉर्मली आई डू दिस थिंग कि हम वही कोड करते हैं जो हाई कमीशन कोड करती है, बिकॉज अगेन वीजा ऑफिसर कोड करना भी वही चाहिए जो कि हाई कमीशन सब कुछ बता नहीं, बट अगेन वही मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स बता रहे हैं डेफिनेटली इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल कभी से वेरी हो जाता है, अब वो केस टू केस डिपेंड करता है। अब कभी ये हो जाता है कि स्टूडेंट का केस थोड़ा सा वीक होता है, फाइनेंशियली कर लें या एजुकेशनल बैकग्राउंड, अब वो भी हाई कमीशन सब चीजें चेक करता है। बिल्कुल। तो अब उसमें वेरिफिकेशंस में फिर रैंडमली ये लोग सिक्योरिटी चेक भी करते हैं। सही। हर केस का सिक्योरिटी चेक नहीं होता, लेकिन रैंडम सिक्योरिटी चेक भी होता है। अब सिक्योरिटी चेक के लिए जिस डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है उस डिपार्टमेंट को कोई डिपार्टमेंट परसू नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रीजंस ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो उसको ना ही आप भले अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसको कुछ नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट तो ऑस्ट्रेलिया का होता ही नहीं है, क्वीन सिस्टम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो उसको नहीं प्रेशराइज कर सकता कि जी आप इस केस को जल्दी करें। सही, ठीक है। वो डिपार्टमेंट अपना पूरा टाइम लेता है, उस डिपार्टमेंट को महीना ले वो 2 महीने ले। अच्छा, फाइनेंस की बात की मेरी ने, तो वहां मुझे एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है, वो ये आ रहा है साहब कि यहाँ पे हम अगर बात करें तो डिफरेंट होता है, वहाँ पे जाने के बाद कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, चाहे फिर फाइनेंस की बात की जाए चाहे फिर एजुकेशन की बात की जाए, तो वैसे लोग जो है फिर एवरेज इंस्टीट्यूट्स को या कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, जो कि मैं उसको 2 नंबर भी अगर कह दूँ तो फिर मेरे ख्याल से बुरा नहीं होगा। नहीं, 2 नंबर कैसे किया जाए, क्योंकि किसी और टर्म में यूज होता है। 2 नंबर ऐसे होता है कि वो कॉलेजेस, जैसे यूरोप का ये स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था कि जी वहां पे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ डिग्री अवार्ड कर देते हैं या स्टूडेंट को एडमिशन दे देते हैं, उसके बेसिस पे वीजा इशू हो जाता है स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन वो एक कमरा होता है हमारा, इतना ही एक कमरे में यूनिवर्सिटी पूरी बनी हुई होती है। सही, ठीक है। उसमें जो है वो लोग सारा कर देते हैं प्रोसेस, लेकिन क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। स्टूडेंट आता था, पैसे कमाता था और फिर वो वर्क वीजा वगैरह अप्लाई करके इस तरह से हो जाता था। ये होता है 2 नंबर जो कॉलेजेस वगैरह के आप जो टर्म कह रहे हैं, इसलिए 2 नंबर कॉलेजेस नहीं, हम लोग अबव एवरेज एंड जो रैंकिंग होती है, प्रॉपर रैंकिंग, उसकी आप बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एज सच कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। इनका बेसिकली एक कोड होता है, क्राइकोस कोड। व्यूवर्स के लिए ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी में वो सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी, जो कि भाई मैंने यहाँ जाना है, उसका वो ये जरूर देखें कि उसके वेबसाइट पे CRICOS क्राइकोस कोड करके लिखा होगा, वो कोड होना जरूरी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को। अगर वो लाइसेंस यूनिवर्सिटी है तो फिर तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ वहां पे एक रूल है। इसी तरह से रूल्स जो है वो डिफरेंट हर मुल्क के लिए मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम पैसों की बात करें, अगर हम ये कहना चाहें कि नॉर्मली मैं अगर रेंज डिफाइन करना चाहूँ व्यूअर्स को, अगर हम रेंज डिफाइन करना चाहें कि इतनी रेंज के अंदर जो है वो बंदा बैचलर्स के लिए जा सकता है, इतनी रेंज के लिए मास्टर्स के लिए जा सकता है, इतनी रेंज के लिए वो PhD के लिए जा सकते हैं। मैंने मैं 3-4 अगर कंट्रीज को इसमें मिक्सअप कर दूं, लाइक मलेशिया, UK, मैं आपको जनरल पाकिस्तानी रुपीस के टर्म में बता सकता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ मैं फीस बता रहा हूँ, लिविंग एक्सपेंसेस उससे अलग होंगे। सिर्फ वो फीस जो है वो आपको कॉस्ट करती है तकरीबन 90 लाख। राइट, ठीक है, ठीक, 90 लाख रुपीस और लिविंग एक्सपेंसेस उसके अलावा हो जाते हैं। और असल में अब डॉलर रेट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये इतना इम्पैक्ट आया कि 90 लाख में हमारी राउंड अबाउट 90 लाख वो हो जाता है। हाँ, ठीक। और अगर आप मास्टर्स के लिए जाएं तो वो क्योंकि मास्टर्स छोटा होता है, 2 साल का होता है, तो उसके थोड़ा सा फीस हमारी बजट में आ जाती है कि वो 65 to 70 लाख में होता है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अजीमुद्दीन मेमन मेरी नाम है स्टूडियो में नई डिस्कशन कंटिन्यू करना थी। शॉर्ट ब्रेक आपको असद कर रहे हो।